हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और प्रार्थना करता हूँ आगे भी अच्छे ही रहें। तो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आर डी चौधरी और आज अपन बात करेंगे सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 4th के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी क्या है। सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल सर्जिकल और फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है उसको अपन एक ही सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रीवियस एग्जाम्स के आए हुए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे वो होंगे, एनक्लेक्स पैटर्न क्वेश्चंस होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो जो अबाउट 30 आवर्स की ऑनलाइन क्लास होगी जो सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की, इसके अंदर जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट पोर्शन है अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो ये सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 4th है, इससे पहले हमने क्लास 1st, 2nd और 3rd कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो क्लासेज आपने नहीं लिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नई क्लासेज होगा उनका आपको नोटिफिकेशन है वो प्रीवियसली ही मिल जाए। तो चलो अपन आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स का ओवरव्यू देखते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कैंसर्स होती है, उन कैंसर को कोज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कैसे किस चीज को अपन डिटेक्ट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे कि कैंसर हो ही ना। तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए मेमोग्राफी और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। तो इनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जो आज की क्लास है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए दो प्रोसीजर यूज में लिए जाते हैं। एक होता है मेमोग्राफी और एक होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को अपन BSE भी बोलते हैं, मीन्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर दोनों प्रोसीजर को सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी का सबसे पहले तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोग्राफी आल्सो कॉल्ड मास्टोग्राफी। मेमोग्राफी को अपन मास्टोग्राफी भी बोलते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग लो एनर्जी एक्सरे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले तो लो एनर्जी एक्सरे यूज की जाती है, हाई एनर्जी एक्सरे यूज नहीं की जाती है। इसके अंदर लो एनर्जी एक्सरे यूज की जाती है। अब अपन सबसे पहले समझने वाली बात है हाई एनर्जी एक्सरे कहाँ यूज की जाती है। जैसे सीटी स्कैन हो गई, जैसे जो अपन एक्सरे करते हैं नॉर्मली, जो रेडिएशन वाले एक्सरे, तो उनके अंदर हाई एनर्जी एक्सरे यूज की जाती है। बट इसके अंदर क्या किए जाते हैं, लो एनर्जी एक्सरे यूज की जाती है। और वो भी कितने केवीपी की, अराउंड 30 केवीपी की एनर्जी एक्सरे यूज में ली जाती है टू एग्जामाइन द ह्यूमन ब्रेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। और इस प्रोसेस के द्वारा जो ह्यूमन ब्रेस्ट है उसको डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के लिए अपन एग्जामाइन करते हैं, यानी उसको एग्जामिनेशन करते हैं। The goal of mammography is early detection of breast cancer, typically through detection of characteristics masses और microcalcification। जो मेमोग्राफी है इसका मेन गोल क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर से अर्ली डिटेक्ट करना, किसके द्वारा, थ्रू डिटेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मासेज ऑफ माइक्रोकैल्सिफिकेशन। यानी ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का मास या फिर माइक्रोकैल्सिफिकेशन, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डिटेक्ट करके और उसको ट्रीट करके अपन ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे यदि अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर मेमोग्राफी कर रहे हैं, उसके अंदर अपने को किसी भी प्रकार का माइक्रो कैल्सिफिकेशन ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, तो उसको अपन एज ए बिनाइन ट्यूमर अपन उसको मान करके और उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसे मेलिग्नेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन्स मेमोग्राफी और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से अपन किस चीज का डिटेक्शन करते हैं, एज ए अपन जो बिनाइन ट्यूमर है उसका डिटेक्शन करते हैं। जिससे अपना मेन पर्पज ये रहता है कि यदि बिनाइन कंडीशन में किसी ट्यूमर का अपने को पता लग जाए तो उसकी मेलिग्नेंसी से प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है,
जिससे कैंसर होने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेमोग्राफी के अंदर अपने को क्या पता चलता है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई मास या फिर माइक्रो कैल्सिफिकेशन यदि ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिलता है तो उसको अपन डॉक्टर से मिलकर और उसको ट्रीट करवा सकते हैं, यानी उसको मेलिग्नेंसी होने से प्रिवेंट। अब अपन बात करते हैं मेमोग्राफी मशीन के बारे में। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेमोग्राफी जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह की मशीन के द्वारा किया जाता है। तो क्योंकि अपने को एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है कई बार कि मेमोग्राफी मशीन किस तरह की होती है, यानी ये इस तरह की स्ट्रक्चर दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो इसके अंदर अपने को आंसर देना होता है कि ये मेमोग्राफी मशीन है। क्योंकि हालांकि पता सब होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसीजर होना चाहिए, क्या इसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। जो यदि आप हेल्थ वर्कर है तो आपको रिपोर्ट्स भी रीड करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन मेमोग्राफी मशीन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि एक मेमोग्राफी मशीन है, जिसके अंदर एक तरफ तो जो क्लाइंट है वो क्लाइंट अपने ब्रेस्ट को मशीन के ऊपर रख के और वहां से प्रोसीजर को करवा रहा है, और इधर ये क्या है, डॉक्टर्स है जो रेडियोलॉजिस्ट है वो क्या कर रही है, ब्रेस्ट को एग्जामाइन कर रही है, जिसके अंदर सामने एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और वहां से क्या हो रहा है उसको डिटेक्ट कर रही है। ब्रेस्ट को एक एक्सरे प्लेट पे रख दिया जाता है और एक्सरे प्लेट क्या करती है, उस ब्रेस्ट को रीड करती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मास या कैल्सिफिकेशन होता है तो उसको यहाँ से रीड करके, और जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसके सामने जो स्क्रीन होती है इस स्क्रीन के ऊपर उसको शो करता है और उसके अंदर बताता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन है या नहीं। तो इसको अपन जो ब्रेस्ट को एक एक्सरे प्लेट पे जहां रखा जाता है उसको और थोड़ा जूम करके यदि अपन देखें तो इसके अंदर दूसरे वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखो दिखाया गया है कि इस तरीके से ब्रेस्ट को एक एक्सरे प्लेट पे रख दिया जाता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर दिखाया गया है कैमरा यूनिट। ऊपर से क्या आ रहा है, जो कैमरा यूनिट से क्या आ रहा है, यहां से तो जो रेडियोलॉजिस्ट के सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में दिखाने के लिए जो कैमरा यूनिट होती है, जो उसको एक्सरे बीम के द्वारा, जो यहाँ से कैमरा यूनिट के नीचे लिखा हुआ है एक्सरे बीम, तो यहाँ से लो एनर्जी एक्सरे यूज की जाती है, जो क्या करती है ब्रेस्ट के अंदर जो किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन या मास है उसको डिटेक्ट करती है, और जो ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसको कैमरा यूनिट के अंदर डालती है, जो यहाँ से जो डाटा है वो रेडियोलॉजिस्ट के सामने जो स्क्रीन लगी है उस स्क्रीन के अंदर शो हो जाता है। इसके नीचे आपको दिखाया गया फिल्म प्लेट। ये फिल्म प्लेट क्या है, ये एक्सरे प्लेट है एक तरह की, जिसके अंदर ब्रेस्ट को रखा जाता है, और इसके नीचे लिखा हुआ है इन मेमोग्राफी ईच ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली। जब अपन मेमोग्राफी करवा रहे होते, जब कोई क्लाइंट मेमोग्राफी करवा रहा होता है तो उसको प्रत्येक ब्रेस्ट को, दोनों को अलग अलग टाइम में करवाया जाता है, दोनों ब्रेस्ट को एक साथ एक्सरे प्लेट पे नहीं रखा जाता है सबसे पहले तो। उसके बाद यदि अपन देखें तो जब ईच ब्रेस्ट को, जब ब्रेस्ट को उसके अंदर मेमोग्राफी मशीन के अंदर रखा जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया जाता है थोड़ा थोड़ा, देन ओब्लिकली, पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया जाता है उसके बाद ओब्लिकली उसको कंप्रेस किया जाता है, एंड एक्सरे इज टेकन ऑफ ईच पोजीशन। यानी सबसे पहले एक ब्रेस्ट को उस मशीन के अंदर रख दिया जाता है, उसके अंदर पेलेस किया जाता है, और पेलेस करके सबसे पहले उसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद एक फिल्म उसकी ले ली जाती है, फिर उसको ओब्लिकली कंप्रेस किया जाता है, फिर एक बार फिल्म ले ली जाती है, फिर जैसे एक बार राइट ब्रेस्ट का हो गया, फिर अपन लेफ्ट ब्रेस्ट का करते हैं, तो उसको ईच पोजीशन के अंदर, प्रत्येक पोजीशन के अंदर अलग अलग उसका स्कैन लिया जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे बहुत फैटी टिश्यू होते हैं तो एक ही प्लेट के अंदर पूरे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। अब अपन इसको थ्योरेटिकल पोर्शन इसका आगे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करेंगे व्हाट इज मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है, जो मेमोग्राफी का थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ट्रस्टेड सोर्स, ब्रेस्ट कैंसर इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर वुमेन इन यूनाइटेड स्टेट आफ्टर स्किन कैंसर। जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है यदि उसकी अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है उसकी अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स के अंदर। कहां पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यदि सबसे पहले अपन यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है वो वुमेन्स के अंदर, तो वो है स्किन कैंसर। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर है। Some experts recommends that women who have 40-year-old and older should have mammography every 1 से 2 ईयर। यदि कुछ एक्सपर्ट्स की अपन बात करें जो कैंसर की स्टडी कर रहे होते हैं या कैंसर के अंदर जिनके अंदर ज्यादा नॉलेज है कैंसर से रिलेटेड, तो उनकी यदि एक्सपर्ट्स की अपन यदि माने तो वो क्या रिकमेंड करते हैं, वुमेन हु हैव 40 ईयर, जो वो वाली वुमेन्स जो 40 साल की है या फिर 40 साल से ज्यादा एज की है,
तो उन वुमेन्स के लिए रिकमेंडेड क्या है कि वो 1 से 2 साल के अंदर, प्रत्येक 1 या 2 साल के बाद उसको मेमोग्राफी करवाना ही चाहिए। और यदि अपन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की बात करें, तो जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, इसने क्या रिकमेंड्स किया गया है कि रेगुलर स्क्रीनिंग बिगिनिंग एट एज 45 ईयर। यदि 45 ईयर से अबो यदि आपकी एज हो गई है किसी वुमेन्स की, तो उसको रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। इफ यू हैव ए पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और यदि किसी एक पर्सनल या स्पेशल पर्सन की कोई ब्रेस्ट कैंसर की सबसे पहले कोई हिस्ट्री रही हुई है, या फिर उसकी किसी फैमिली मेंबर की पहले की पुरानी हिस्ट्री रही हुई है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसका डॉक्टर क्या रिकमेंड्स करता है, तो उसका जो डॉक्टर है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि उसको जो ब्रेस्ट कैंसर की जो स्क्रीनिंग है, जो मेमोग्राफी है, उसको उससे भी पहले या फिर जब भी जरूरत हो उसको स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। हैव देम मोर ऑप्टन और यूज एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल्स। उसको यदि 1 या 2 साल से कराने की जरूरत नहीं है, उसको तो उससे भी ज्यादा जल्दी करवाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, यानी उससे भी ज्यादा जो डिटेक्शन देते हो अपने को या फिर क्लियरिफाई करते हो कैंसर के बारे में, उस तरह के डायग्नोस्टिक टूल्स को भी अपने को यूज करते रहना चाहिए। अब अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट है अपना, वो है टाइप ऑफ मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम मेमोग्राफी मशीन के द्वारा किया जाता है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेमोग्राफी, और इसके अंदर जो डिटेक्शन करते हैं अपन, उस डिटेक्शन को बोलते हैं मेमोग्राम। तो जो मेमोग्राम है वो कितनी तरह का होता है, तो उसकी टाइपिंग के अंदर बात करें तो ये 2 तरह का होता है मेनली। तो एक होता है स्क्रीनिंग मेमोग्राम, एक होता है डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। एक के अंदर तो सिर्फ उसकी जो ब्रेस्ट की सिर्फ स्क्रीनिंग की जाती है, एक के अंदर फुल डायग्नोसिस किया जाता है उसका, यानी जिसके अंदर यदि प्रॉब्लम है, यदि पहले से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बिनाइन ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, या फिर कोई कैल्सिफिकेशन अपने को देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए किया जाता है स्क्रीनिंग मेमोग्राम। और यदि अपने को किसी में कैल्सिफिकेशन मिल जाता है या कोई प्रॉब्लम वहां पे अपने को शो हो जाती है, तो उसको किया जाता है अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, कि उसके अंदर जो ट्यूमर है या जो कैल्सिफिकेशन है, जो भी अपने को अबनॉर्मलिटी देखने को मिली है, तो उसको डायग्नोस करना है कि ये क्या है, तो उसको बोलते हैं अपन डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। तो इसको अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं, आगे देखिए। स्क्रीनिंग मेमोग्राम की बात करें तो, इफ योर डॉक्टर ऑर्डर्स ए मेमोग्राम एज ए रूटीन टेस्ट टू चेक फॉर एनी कैंसर और चेंजेस, इट्स नोन एज स्क्रीनिंग मेमोग्राम। यदि आपका डॉक्टर आपको मेमोग्राम ऑर्डर करता है एक रूटीन टेस्ट के लिए या एक रूटीन डिटेक्शन के लिए, कि जैसे 1 या 2 साल के अंदर मेमोग्राफी करवाते रहना चाहिए, तो यदि डॉक्टर सिर्फ रूटीन टेस्ट के लिए आपको मेमोग्राफी लिख देता है प्रेस्क्रिप्शन में, तो उसको अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राम। In this type of test, your doctor will take several X-ray of each breast. इस तरह के टेस्ट के अंदर जो डॉक्टर है वो कई प्रकार की एक्सरेज लेता है प्रत्येक ब्रेस्ट के। जब मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि एक ही ब्रेस्ट के 2 तरीके से, एक तरह से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करके एक फिल्म ली जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसवर्सली यानी ओब्लिकली उसको ब्रेस्ट को करके उसको कंप्रेस करके उसकी एक फिल्म ली जाती है। तो इस तरह से उसकी इस पोजीशन के अंदर, यानी प्रत्येक ब्रेस्ट की और अलग अलग तरह की पोजीशंस के अंदर उसकी एक्सरे फिल्म ली जाती है। फिर बात करेंगे अपन डायग्नोस्टिक मेमोग्राम की। तो डायग्नोस्टिक मेमोग्राम में क्या होता है, इफ यू हैव ए लंप और एनी अदर सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यदि आपके ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी या कैल्सिफिकेशन या किसी भी प्रकार का लंप देखने को मिलता है, या ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई सिम्टम्स शो होते हैं, तो उस कंडीशंस में योर डॉक्टर विल ऑर्डर ए डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। तो उस कंडीशंस के अंदर डॉक्टर क्या ऑर्डर करता है, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम को ऑर्डर करता है। इफ यू हैव ब्रेस्ट इम्प्लांट यू विल प्रोबेबली नीड ए डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। और यदि किसी पर्सन को पहले से कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट हुआ है, तो उस कंडीशंस में उसको स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराने की कोई जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली डायग्नोस्टिक मेमोग्राम ही करवाना चाहिए रूटीन प्रोसीजर के लिए भी। तो उसके लिए क्या होता है, यदि किसी प्रकार यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी पर्सन को ब्रेस्ट इम्प्लांट डला हुआ है, तो क्या वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम करवाएगा, तो वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम नहीं करवाएगा, उसको डायग्नोस्टिक मेमोग्राम की ही नीड होती है। डायग्नोस्टिक मेमोग्राम्स आर मोर एक्सटेंसिव देन स्क्रीनिंग मेमोग्राम। जो डायग्नोस्टिक मेमोग्राम है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम से एक्सटेंसिव ज्यादा है, यानी मोर एक्सटेंसिव है। They typically require more X-ray to get view of breast from multiple position। जो डायग्नोस्टिक मेमोग्राम है, इसके अंदर जो एक्सरे जो रेज होती है वो क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सरे होती है,
जो स्क्रीनिंग मेमोग्राम होता है उसके कंपैरिजन के अंदर हाई एक्सरेज यूज ली जाती है, और जो मल्टीपल पोजीशंस के अंदर इसकी एक्सरेज से फिल्म्स ली जाती है। योर रेडियोलॉजिस्ट में आल्सो मैग्नीफाई सर्टेन एरिया ऑफ कंसर्न। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो मैग्नीफाई करता है अलग अलग एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में, किसके अंदर, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम के बारे में। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर अपन जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर मेमोग्राफी। यदि अपन मेमोग्राफी करवाने जाते हैं, यदि कोई फीमेल मेमोग्राफी करवाने जाती है तो उस दिन उसको क्या प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, तो उसके बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यू विल नीड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइन ऑन डे ऑफ योर मेमोग्राफी अपॉइंटमेंट। जिस दिन आप मेमोग्राफी करवाने जाते हैं उस दिन मेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसको अपने को फॉलो करना होता है। यू कैंट वियर डिओड्रेंट, बॉडी पाउडर और परफ्यूम। जिस दिन आप मेमोग्राफी करवाने जाते हैं, जिस दिन अपॉइंटमेंट है आपका, उस दिन आपको किसी भी प्रकार का डीओ यूज नहीं करना है, बॉडी पाउडर यूज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का परफ्यूम यूज नहीं करना है। Also you should not apply any ointment or cream to your wrist or under arms। यानी जब आप मेमोग्राफी करवाने जा रहे हैं तो उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है, क्रीम यूज नहीं करना है ब्रिस्ट के ऊपर और अंडर आर्म्स के अंदर। और अंडर आर्म्स कौन सी जगह होती है, यानी जो एक्जिला वाला ही साइट है, यानी एक तो ब्रिस्ट के ऊपर और इसके अलावा जो एक्जिला वाली साइट है उस साइट के ऊपर किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट या क्रीम यूज नहीं करनी है, यानी वहां अप्लाई नहीं करनी है। These substance can distort the image और looks like calcification। जो ये वाली सब्सटेंस है, यानी जो क्रीम, पाउडर, जो परफ्यूम्स, डीओ, ये सभी चीजें क्या करती है, जो अपने को इमेज कैचअप करनी होती है एक्सरे से, जो इमेज अपने को लेनी होती है उस इमेज के अंदर जो कैल्सिफिकेशन शो कर देगा, यानी उसकी जो इमेज है उसको डिस्टोर्ट कर देगा, यानी उसके अंदर फॉल्स रिपोर्टिंग अपने को दे देगा। इसलिए ये सारे सब्सटेंस यूज नहीं करने हैं। यदि ये सब्सटेंस यूज करेंगे तो अपने को लुक्स लाइक कैल्सिफिकेशन, यानी उसके अंदर कैल्सिफिकेशन लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे देगी, और वो अपने को क्या करेगी, फॉल्स रिपोर्ट का काम क्या करेगी, और कैल्शियम डिपॉजिट उसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अवॉइड देम। इसीलिए ये जरूरी है कि आप मेमोग्राफी की प्रिपरेशन के अंदर ये सभी काम जरूर करें। Be sure to tell your radiologist before the exam if you are pregnant or breastfeeding। यदि आप किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो या फिर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशंस के अंदर मेमोग्राफी से पहले रेडियोलॉजिस्ट को ये बात आपको जरूर बतानी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सरे फिल्म लेगा। इन जनरल, यदि जनरली अपन बात करें, यू वोंट बी एबल टू रिसीव ए स्क्रीनिंग मेमोग्राम एट दिस टाइम। यदि अपन बात करते हैं तो यदि आप प्रेग्नेंट हो और यदि ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो किसी बच्चे को, तो उस कंडीशंस के अंदर आप एबल नहीं हो मेमोग्राम करवाने के लिए, यानी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए आप एबल नहीं हो। बट फिर भी यदि जरूरी हो, यानी नेसेसरी हो, यानी इफ नेसेसरी योर डॉक्टर कैंट ऑर्डर अदर स्क्रीनिंग मेथड सच एज एन अल्ट्रासाउंड। तो उस कंडीशंस के अंदर डॉक्टर अदर स्क्रीनिंग मेथड को वहां पे यूज करेगा, ना कि मेमोग्राफी करेगा। जैसे ब्रेस्ट की भी एक तरह से अल्ट्रासाउंड हो सकता है, तो उस कंडीशंस के अंदर वो अल्ट्रासोनोग्राफी वहां पे करेगा, ना कि वहां पे मेमोग्राफी करेगा। क्योंकि उस कंडीशंस के अंदर बच्चे को यदि ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो उस कंडीशंस के अंदर बच्चे को उसके जो रेडिएशन होगी वो अंदर जाके बच्चे को फीड के साथ के अंदर उसको नुकसान कर सकती है। साथ ही साथ यदि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर जो उसके वूम्स के अंदर जो बच्चा है, उस फीटस है, उस फीटस को भी वहां पे वो इंजर्ड कर सकती है। जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर अपन बात करेंगे व्हाट हैपन ड्यूरिंग मेमोग्राफी। यदि जिस टाइम अपन मेमोग्राफी करवा रहे होते हैं या जिस टाइम मेमोग्राफी हो रही होती है तो उसके ड्यूरिंग अपने को क्या करने की जरूरत है। आफ्टर अनड्रेसिंग फ्रॉम वेस्ट अप एंड टेकिंग ऑफ एनी नेकलेसेस, यानी सबसे पहले तो अपने को क्या करना होता है कि यानी वेस्ट तक, यानी जब कमर तक अनड्रेसिंग होना है सबसे पहले तो, यानी कमर से ऊपर के जो कपड़े हैं उनको उतार देना है, यानी कमर तक बिल्कुल अनड्रेसिंग होना है। एंड टेकिंग ऑफ एनी नेकलेस, यानी या फिर गले के अंदर कोई भी कंठ, माला या जिसको अपन नेकलेस बोलते हैं, यदि किसी पर तरह का कोई गले में पहना हुआ है तो उसको अपने को निकालना है। यानी एक तो गले से नेकलेसेस वगैरह को टेकिंग ऑफ करना है और इसके साथ में वेस्ट अप तक उसको अनड्रेसिंग होना है। ए टेक्नीशियन विल गिव यू ए गाउन दैट टाइज इन द फ्रंट, और उस टाइम आपको जो टेक्नीशियन होगा जो मेमोग्राफी कर रहा होता है वो आपको एक गाउन प्रोवाइड करवाता है और उस गाउन को फ्रंट से अपने को पहनना होता है।
यानी फ्रंट साइड से उसको पहनना होता है, बैक साइड के अंदर ले जाके उसको टाइज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेस्टिंग फैसिलिटी, वैसे टेस्टिंग फैसिलिटी पे डिपेंड करता है क्या, यू में आइदर स्टैंड और सिट ड्यूरिंग मेमोग्राफी। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी होती है या जो टेक्नीशियन होता है उसकी जो फैसिलिटीज होती है या उसका एडजस्टमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो आपको सिटिंग पोजीशन के अंदर आपकी मेमोग्राफी करेगा या आपको बिठा करके यानी स्टैंड करके या फिर बिठा करके सीट पोजीशन के अंदर आपकी मेमोग्राफी करेगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी दोनों ही तरह की पोजीशंस के अंदर मेमोग्राफी की जा सकती है। इज ब्रेस्ट फिट ऑन टू ए फ्लैट एक्सरे प्लेट, और सबसे ज्यादा एक डिपेंड करती है ये कि आप जो एक्सरे प्लेट है उस एक्सरे प्लेट के ऊपर ईच ब्रेस्ट को एक तरह से फिट होना चाहिए। यदि उसकी आपने पोजीशन सही नहीं की तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एरर हो सकती है, यानी वहां पे भी फॉल्स कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए ईच ब्रेस्ट को जो एक्सरे प्लेट है उसके ऊपर एक फिट पोजीशन के अंदर रखना होता है, यानी इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनी होती है जो ब्रेस्ट के शेप की, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसको फिट रखना होता है। ए कंप्रेसर विल देन पुश द ब्रेस्ट डाउन टू फ्लैट द टिश्यू, और ऊपर से कंप्रेस करना होता है ब्रेस्ट को, जैसे ही उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनी होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को फिट रूप से उसको ब्रेस्ट को लगा देते हैं, और ब्रेस्ट को लगाने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सा कंप्रेस करना होता है नीचे की तरफ, जिससे उसके जो टिश्यूज होंगे वो फ्लैट हो जाए उस एक्सरे प्लेट के ऊपर। दिस प्रोवाइड्स ए क्लियरर पिक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, वो क्या प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से जो टिश्यूज होंगे वो टिश्यूज नीचे फ्लैट हो जाएंगे एक्सरे प्लेट के ऊपर, तो जिससे वो टिश्यू फ्लैट हो जाने के कारण से जो ब्रेस्ट की जो पिक्चर है वो अपने को क्लियर दिखाई देगी। यू माइट हैव टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर ईच पिक्चर, और जब भी उसका एक स्कैन लिया जाता है, जब भी उसकी पिक्चर ली जाती है उस कंडीशंस के अंदर, जैसे अपन एक्सरे करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर अपने ब्रीथ को होल्ड करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी अपने ब्रीथ को होल्ड करने की जरूरत होती है। ऐसा क्यों करने की जरूरत होती है, बिकॉज जब आप ब्रीथ लेते हो तो अपनी बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है उनके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट्स होते हैं। जब भी अपने जो लंग्स है उसकी एल्वलाइज है वो एक्सहेल और इनहेल करती है, तो उस कंडीशंस के अंदर डायफ्राम है वो अप डाउन होता है, और उससे क्या होता है ब्रेस्ट और जो अपनी जो मसल्स वगैरह है उसके अंदर सभी के अंदर मूवमेंट्स होती है। और उस कंडीशंस के अंदर यदि स्कैन लेते टाइम या पिक लेते टाइम जब उसकी पिक्चर अपन रिसीव कर रहे हैं उस कंडीशंस के अंदर यदि इस तरह का मूवमेंट होता है तो वहां पे जो पिक है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी अपने को। यू में फील ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर और डिस्कम्फर्ट, जब आप उस कंडीशंस में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करोगे, बट आपको वहां पे जो ब्रीथ है उसको होल्ड करके रखना है, बट इट्स यूजुअली ब्रीथ, बट ये बहुत ही जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, यदि अपन मेमोग्राफी करवा रहे हो उस कंडीशंस के अंदर या ड्यूरिंग, योर डॉक्टर विल रिव्यू द इमेज एज दे आर मेड, जैसे जैसे उसकी इमेज बनती जाती है उस वैसे। अब अपन इस स्लाइड में बात करने वाले हैं डिजिटल मेमोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं डिजिटल मेमोग्राम है क्या। तो जो डिजिटल मेमोग्राम है वो एक तरह से जो रेगुलर मेमोग्राम के कंपैरिजन में मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपने बात की थी मेमोग्राम के टाइप्स, जिसके अंदर दो टाइप्स थे, एक स्कैनिंग मेमोग्राम और एक था डायग्नोस्टिक मेमोग्राम। वो रेगुलर मेमोग्राम्स के टाइप्स थे, वो क्या था रेगुलर मेमोग्राम्स था, और उसके वो दोनों टाइप्स थे। अब अपन बात करने वाले हैं डिजिटल मेमोग्राम्स की। ये डिजिटल मेमोग्राम्स है वो रेगुलर मेमोग्राम के कंपैरिजन के अंदर मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है। यदि किसी के ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो अबनॉर्मलिटीज को अपन क्लियरली रेगुलर मेमोग्राम्स के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी स्क्रीनिंग पर्पज के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए उसको अपन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डिजिटल मेमोग्राम सीधी वहां पे अवेलेबल है, तो उस टाइप के अंदर अपने को डिजिटल मेमोग्राम करने की जरूरत होती है। यानी जो रेगुलर मेमोग्राम है उसके अंदर कई बार किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज के कारण से या फिर उसके अंदर मोर क्लियर पिक नहीं आती है रेगुलर मेमोग्राम के अंदर, तो उस कारण से यदि किसी भी प्रकार का मास या फिर कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है और अपने को लग रहा है कि ये है नहीं, तो उसको अपने को क्लियरिफाई करने के लिए मोर एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में डिजिटल मेमोग्राम को यूज करना होता है। तो डिजिटल मेमोग्राम के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। डिजिटल मेमोग्राम्स आर समटाइम्स यूज्ड इफ दे आर अवेलेबल, यदि अवेलेबिलिटी है डिजिटल मेमोग्राम की तो उस कंडीशंस के अंदर कभी कभी डिजिटल मेमोग्राम को भी यूज करना चाहिए। These are especially helpful for women younger than 50 year old who types who typically have denser breast than older women। ये क्या करता है
स्पेशली हेल्पफुल होता है जो वुमेन्स जो 50 ईयर से कम एज की है, उन वुमेन्स के अंदर ये, यानी उस फीमेल्स के अंदर ज्यादा मोर हेल्पफुल होता है जो 50 साल से कम उम्र की है। बिकॉज इसका कारण क्या हो सकती है, जो 50 ईयर से अबव एज की जो फीमेल्स होती है, हाँ, उनके अंदर तो क्या होता है, जो ब्रिस्ट है वो मोर डेंसर नहीं होता है, यानी उसके अंदर जो ब्रिस्ट होता है वो इतने टाइट्स नहीं होते, उनका लचीलापन हो जाता है, उनके टिश्यूज होते हैं वो इतने डेंसिटी नहीं होती है, जिसके कारण से जो अपन मेमोग्राम करते हैं वहां पे जो स्ट्रक्चर बनी होती है जिसके अंदर अपने को ब्रिस्ट को फिट करना होता है, तो वहां पे जब ब्रिस्ट को रखा जाता है और रख के उसको ऊपर से कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस करने पे जो ब्रिस्ट है वो नीचे प्लेट के ऊपर जो उसके टिश्यूज होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण से जो एक्सरे प्लेट होती है वो उस टिश्यूज को रीड कर लेती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज है या कैल्सिफिकेशन है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। बट जो यंगर फीमेल्स होती है जो 50 साल से कम की, जिसको अपन जवान फीमेल्स बोल सकते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो ब्रिस्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी उनके जो ब्रिस्ट होते हैं वो टाइट होते हैं, जो यानी उसकी जो स्किन्स होती है, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही सॉलिड होते हैं, डेंसर होते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर उसके अंदर जब ब्रिस्ट को फिट किया जाता है तो एक तो कंप्लीटली फिट नहीं हो पाता है अच्छे से, सेकेंडली उसको कंप्रेस किया जाता है तो भी उसके सारे टिश्यूज होते हैं वो प्लेट के ऊपर सेटल डाउन नहीं होते, यानी प्लेट के ऊपर नहीं चिपक पाते, जिसके कारण से उसकी जो अबनॉर्मलिटी होती है उसको एक्सरे प्लेट कंप्लीटली डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में जो डिजिटल मेमोग्राम है वो बहुत ही मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण से ये उसके जो नियर अबाउट के जो आसपास के जो टिश्यूज होंगे वो प्लेट पे सेटल डाउन नहीं होते, उनको भी ये डिजिटल मेमोग्राम है वो रीड कर लेता है। तो ये 50 साल से कम उम्र की फीमेल्स के अंदर स्पेशली ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यानी रेगुलर मेमोग्राम से अपन 50 ईयर से अबव की जो फीमेल्स होती है उनके अंदर तो अच्छे से उनको अपन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी उसके अंदर ही रेगुलर मेमोग्राम्स यूज कर सकते हैं। फिर अपन यदि डिजिटल मेमोग्राम्स के कुछ और खास चीजों के बारे में पता करें तो वो क्या है, ए डिजिटल मेमोग्राम ट्रांसफॉर्म द एक्सरे इनटू इलेक्ट्रॉनिक पिक्स। जो डिजिटल मेमोग्राम है इसके अंदर जो एक्सरे पिक्स है उसको एक्सरे पिक्स ही नहीं देता है, अपने को इलेक्ट्रॉनिक पिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ब्रिस्ट की जो इमेज है उसको एक्सरे पिक से इलेक्ट्रॉनिक पिक के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो अपने को मोर विजिबल होती है, यानी एक तरह से कलर प्रिंट उसका मिल जाता है। इमेज दे आर इमीडिएटली विजिबल। सेकेंडली अपन यदि बात करें तो और इसके मोर अच्छे फीचर्स कौन से हैं, कि जो डिजिटल मेमोग्राम है इसकी जो पिक्स होती है वो अपने को इमीडिएट विजिबल हो जाती है, और इसके साथ ही जो रेगुलर मेमोग्राम्स की जो पिक होती है वो अपने को कुछ टाइम लगता है, यानी उसको कुछ टाइम तक रेडियोलॉजिस्ट को वेट करना पड़ता है जिससे पिक्स उसके क्लियरली उसके अंदर विजिबल हो। तो सो योर रेडियोलॉजिस्ट डज नॉट हैव टू वेट फॉर द इमेज, इसीलिए जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको पिक के लिए, इमेज के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, उसको इमीडिएटली पिक है वो विजिबल हो जाती है। द कंप्यूटर कैन आल्सो हेल्प योर डॉक्टर सी इमेज that might not have been very visible on regular माइक्रोग्राम, जो मेमोग्राम। जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक पिक्स है वो डॉक्टर की क्या हेल्प करती है, वो पिक्स को देखने के अंदर इतनी हेल्पफुल होती है जिसके अंदर जो रेगुलर मेमोग्राम्स के अंदर उतनी विजिबिलिटी उस पिक्स की नहीं होती है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यदि बात करें तो वो है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उनके बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एज विथ एनी टाइप ऑफ एक्सरे you have received exposure to very small amount of radiation during mammography। यदि इसकी मेमोग्राफी से जितनी रेडिएशंस आती है उन रेडिएशंस के बारे में अपन बात करें तो जो अदर एक्सरेज होते हैं उनके कंपैरिजन में मेमोग्राफी से जो रेडिएशन आती है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, यानी ये उतनी खराब नहीं होती, इतनी डेंजरस नहीं होती जो नॉर्मल एक्सरेज होते हैं। जैसे अपने को चेस्ट एक्सरे करवाना होता है, उस एक्सरे की जितनी रेडिएशन होती है, जितना एक्सपोजर अपने को मिलता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम एक्सपोजर देखने को मिलता है मेमोग्राफी में। फिर तो इससे मोर अपन ज्यादा देखें तो कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं हाउ एवर द रिस्क फ्रॉम दिस एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली लो। यदि अपन कंप्लीटली बात करें ऑल ओवर तो जो मेमोग्राफी से यदि एक्सपोजर से जो कॉम्प्लिकेशंस बात करें तो वो बहुत ही कम है, यानी एक्सट्रीमली लो। इफ ए वुमेन इज प्रेग्नेंट एंड एब्सोल्युटली नीड ए मेमोग्राम बिफोर द डिलीवरी डेट, यदि इस तरह की कोई फीमेल्स है, हालांकि फीमेल्स के अंदर यदि कोई प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस कंडीशंस के अंदर मेमोग्राफी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बिकॉज वहां पे जो एक्सपोजर की, जो रेडिएशन एक्सपोजर की जो रेट होती है वो तो बहुत ही एक्सट्रीमली लो होती है।
बट फिर भी अपन प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है। बट यदि एब्सोल्युटली नीड है किसी को मेमोग्राम की, यदि ऐसी कोई फीमेल्स है जिसको मेमोग्राम कराने की एब्सोल्युटली नीड है, तो उस कंडीशंस में बिफोर हर डेट यानी डिलीवरी की डेट से पहले यदि एब्सोल्युटली उसको नीड है, सी विल टिपिकली वियर ए लीड एप्रिन ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो उस कंडीशंस के अंदर उसको अपन जो लीड एप्रिन है वो उसको अपन पहनाएंगे, जिसके कारण से जो उसकी रेडिएशन है वो उसके एब्डोमेन के अंदर यानी एब्डोमेन के ऊपर उसके बच्चे तक ना जा पाए। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू द रिजल्ट्स मीन। यदि अपन मेमोग्राफी के रिजल्ट्स की अपन बात करें तो उसके रिजल्ट्स का मीन्स क्या हो सकता है, अपन कैसे समझ सकते हैं। बिकॉज यदि कोई आप एक तरह से हेल्थ वर्कर है या फिर आपने मेमोग्राफी करवाई है, तो कुछ मेमोग्राफी से कुछ तो आप भी रीड कर सकते हो, यदि आप हेल्थ वर्कर नहीं हो तो भी। बट यदि हेल्थ वर्कर है तो उसको तो मेमोग्राफी की रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो उसका रिजल्ट्स के बारे में कैसे पता चलता है उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। इमेज फ्रॉम मेमोग्राम कैन हेल्प फाइंड कैल्सिफिकेशन। जो उससे मेमोग्राम से जो अपने को इमेज मिलती है, मेमोग्राम क्या है, जो अपने को रिपोर्ट मिलती है यानी उसकी जो स्कैनिंग की जाती है, यदि ब्रेस्ट की जो स्कैनिंग की जाती है, पिक्स ली जाती है, उसको बोलते हैं अपन मेमोग्राम। और जो प्रोसीजर किया जाता है उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं मेमोग्राफी। कैन हेल्प फाइंड कैल्सिफिकेशन, वो अपने को क्या हेल्प करता है, कैल्सिफिकेशन को फाइंड करने के लिए यानी कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करने में अपने को हेल्प करता है, या किसी भी प्रकार का कैल्शियम का वहां पे डिपोजिशन है तो उसके अंदर हेल्प करता है। ये कैल्सिफिकेशन और कैल्शियम डिपोजिशन क्या है, एक तरीके से अपने ब्रेस्ट के अंदर जो नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर यदि किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी होगी तो वहां पे कैल्सिफिकेशन बन जाता है। यानी एक प्रकार से जब बिनाइन ट्यूमर्स भी होती है या फिर कोई मांस का गुच्छा भी वहां बनता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, वहां कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं। यानी एक तरह से हार्ड न्यूडल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको अपन कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो एक तरह से इसके अंदर मेमोग्राम के अंदर अपनी कैल्सिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर बात करते हैं मोस्ट कैल्सिफिकेशन एरिया नॉट ए साइन ऑफ कैंसर। बट अपन बात करें तो कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए जरूर अपन मेमोग्राम करते हैं, बट ये भी श्योर है कि कैल्सिफिकेशन ये साइन नहीं है कैंसर का। एक तरह से यदि किसी के ब्रेस्ट में कैल्सिफिकेशन अपने को देखने को मिल जाता है तो वो कैल्सिफिकेशन कभी भी कैंसर का साइन नहीं बोल सकते, वो कैंसर का साइन नहीं है। यानी यदि किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन मिलता है तो उसको मोर क्लियरिटी के लिए अपन एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रकार का डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए उस पेशेंट को भेज सकते हैं। द टेस्ट कैन आल्सो फाइंड सिस्ट। इस टेस्ट से अपने को किसी भी प्रकार की सिस्ट का पता चलता है, जो फ्लूइड फिलेट्स कोई प्रकार का सेक हो सकता है, देट में कम एंड गो नॉर्मली ड्यूरिंग सम वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और चली जाती है तो उस कंडीशंस में भी कई बार फ्लूइड फिलेट सेक और सिस्ट अपने को देखने को मिलती है, बट वो अपने आप आती है और कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में अपने आप चली जाती है। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस भी अपने को देखने को मिलते हैं, तो उनको भी इसके अंदर डिटेक्ट किया जाता है। एंड एनी कैंसर और नॉन कैंसर लम्प, या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर और नॉन कैंसरस कोई लम्प्स है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, तो उसको भी अपने को डिटेक्ट करना होता है। यानी बिनाइन या मेलिग्नेंसी किसी भी प्रकार की ट्यूमर हो तो उसको भी इसके अंदर डिटेक्ट किया जाता है। देयर इज ए नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम। जो मेमोग्राफी है ये एक प्रकार का नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम का पार्ट है फॉर रीडिंग मेमोग्राम्स। और अपने को मेमोग्राम्स को रीडिंग करने के लिए नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर बात करें तो उसको अपन BIRADS बोलते हैं। यानी नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर मेमोग्राम की रीडिंग को देखने का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को अपन क्या बोलते हैं, BIRADS बोलते हैं। यानी BIRADS और द ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटाबेस सिस्टम। यदि अपन बात करें BIRADS की फुल फॉर्म्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटाबेस सिस्टम, जिसको अपन डिटेल से यदि देखें तो वो होता है B मीन्स ब्रेस्ट और I मीन्स होता है इमेजिंग और R मीन्स होता है रिपोर्टिंग, A मीन्स होता है एंड, D मीन्स डाटाबेस और S यानी सिस्टम्स। यानी BIRADS मीन्स ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटाबेस सिस्टम। ये एग्जाम की दृष्टि से अपन देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कई बार फुल फॉर्म्स की भी पूछ ली जाती है और डायरेक्ट भी ऐसा पूछा जा सकता है कि रिपोर्टिंग के लिए कौन सा जो नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसकी जो सिस्टम है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं BIRADS। इन दिस सिस्टम, जो इन दिस सिस्टम कौन सा सिस्टम,
नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम का जो ये टूल है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर 7 कैटेगरीज। नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग 7 कैटेगरीज होती है रिपोर्ट के अंदर। यदि मेमोग्राम होता है उसके अंदर उसकी रिपोर्टिंग की बात करें तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए 7 कैटेगरीज होती है, जिनकी रेंज होती है 0 to 6, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 7 इसकी रेंज होती है, यानी 7 कैटेगरीज होती है, जिससे अपने को मेमोग्राम से पता चलता है कि इसको कौन से वाला कैंसर है, यानी किस स्टेज के अंदर है। वो सभी चीजें इससे मेमोग्राम से पता चलती है, यानी कोई भी प्रकार का डिटेक्शन देखने को मिला है या नहीं मिला है। ईच कैटेगरी, और जो 0 से लेके 6 तक की जो 7 कैटेगरीज होती है, उनमें से ईच कैटेगरी डिस्क्राइब वेदर एडिशनल इमेज आर नेसेसरी, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब करती है कि जो एडिशनल इमेज आर नेसेसरी, इसके अंदर जो प्रत्येक इमेज होती है उस इमेज को रीड किया होता है, जो उसके अंदर शो करती है कि इससे क्या डिस्क्राइब हो रहा है, एंड वेदर एंड एरिया इज मोर लाइकली टू हैव ए बिनाइन कैंसरियस और नॉन कैंसरियस लिम्स। और वो जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज डिफाइन करती है कि ये बिनाइन यानी नॉन कैंसरियस ट्यूमर है, या फिर कैंसरियस लम्स है यानी मेलिग्नेंसी है, या फिर डिटेक्शन के अंदर कुछ मिला है या नहीं मिला है, इन सभी को डिस्क्राइब करती है, जिसको अपन डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं। अब अपन इसके अंदर बात करेंगे BIRADS असेसमेंट कैटेगरी। जो BIRADS की जो असेसमेंट कैटेगरीज है, उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। द BIRADS असेसमेंट कैटेगरीज आर, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं BIRADS 0। जो 7 कैटेगरीज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 7 कैटेगरीज है, उनमें से यदि 0 कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये इनकम्प्लीट 0 कैटेगरीज होती है, इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट, यानी इसके अंदर अपने को डिटेक्शन के अंदर कुछ पता नहीं चला है, यानी इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का अपने को कुछ भी पता नहीं चला है, यानी कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर पाए इसके अंदर, यानी कुछ इनकम्प्लीट बोलते हैं इसको। BIRADS इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट है ही नहीं। फिर बात करते हैं BIRADS 1 कैटेगरी 1, यदि वहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन देखने को अपने को नहीं मिला है। यदि BIRADS सेकंड है, यदि कैटेगरी सेकंड है वहां पे, तो उसको बोलेंगे जो बिनाइन फाइंडिंग। जो BIRADS है, जो उसकी सेकंड जो कैटेगरी है, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, बिनाइन फाइंडिंग। यदि सेकंड कैटेगरी यदि वहां पे लिखा हुआ है तो उसको अपन मानेंगे कि बिनाइन फाइंडिंग है, यानी कोई बिनाइन स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिली है। फिर बात करते हैं BIRADS 3, यानी 3 कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 लिखा हुआ है, तो प्रोबेबली बिनाइन, तो वहां पे प्रोबेबली बिनाइन हो सकती है। फिर बात करते हैं BIRADS 4 लिखा हुआ है वहां पे, तो सस्पिशियस अबनॉर्मलिटी, तो उसको अपन सस्पिशियस अबनॉर्मलिटीज के अंदर काउंट करते हैं। फिर BIRADS यदि 5 लिखा हुआ है तो हाईली सस्पिशियस ऑफ मेलिग्नेंसी, तो वहां पे सस्पेक्टेड है कि मेलिग्नेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो 4 है उसके अंदर सस्पिशियस अबनॉर्मलिटीज यानी मेलिग्नेंसी के चांसेस हो सकते हैं। बट जो RADS 5 है, BIRADS 5, ये क्या शो करता है कि जो हाईली स्पेसियस ऑफ मेलिग्नेंसी को शो करता है। फिर बात करते हैं BIRADS 6 की, तो नॉन बायोप्सी विद प्रोवन मेलिग्नेंसी। जो बायोप्सी होती है, उस बायोप्सी से कन्फर्मेट अपने को मेलिग्नेंसी का पता लग जाता है, तो उसको अपन BIRADS 6 के अंदर डालते हैं, यानी जो 7 नंबर की कैटेगरीज है उसके अंदर अपने को डालते हैं। अब अपन बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल से। तो आफ्टर द इनिशियल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, यदि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग यदि किसी की जाती है, मेमोग्राफी की जाती है, तो उसके बाद ए फॉलो अप ऑफ डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, यदि किसी प्रकार की उसमें अबनॉर्मलिटीज मिलती है तो उसको अपन फॉलो अप के लिए डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के लिए भेजते हैं। यदि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के अंदर अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, यानी उसके अंदर यदि इनकम्प्लीट रिपोर्ट हो या फिर कोई प्रकार की फाइंडिंग मिलती है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। और यदि उसके अंदर अपने को नेगेटिव मिलता है तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी की जरूरत नहीं होती है। इज ऑफ्टन रिकमेंडेड इफ BIRADS कैटेगरी इज 3 और हायर। यदि जो BIRADS की जो कैटेगरी 3 है या फिर 3 से ज्यादा है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कराने की जरूरत होती है। और यदि 3 से अबव कैटेगरी नहीं है तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को उसको इनिशियल स्टेज के अंदर यानी स्क्रीनिंग मेमोग्राम के अंदर ही काम चला सकते हैं। यानी एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है कि जो BIRADS की जो कैटेगरीज है, इनके अंदर कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 कौन सी है, प्रोबेबली बिनाइन, वहां से यदि अबोव मिलती है, यानी या तो 3 या 3 से अबोव की कैटेगरी देखने को मिलती है,
ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राम करवाना है। और यदि 3 या 3 से अबोव वाला नहीं है तो स्क्रीनिंग मेमोग्राम ही रूटीनली अपन कराते रहेंगे। बाई ए मेजोरिटी, यदि अपन मेजोरिटी से देखें, मैक्सिमम दृष्टिकोण से यदि अपन देखें, द रेडियोलॉजिस्ट विल क्लासिफाई मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेमोग्राम। जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो क्लासिफाई करता है मोस्टली स्क्रीनिंग मेमोग्राम को ही एज आइदर BI-RADS 1 और BI-RADS 2। यदि BI-RADS 1 या सेकेंड तक की जो कैटेगरीज होती है, यानी 1 और 2, यानी 3 नंबर की कैटेगरीज जिसके अंदर BI-RADS सेकेंड तक आ जाता है, यानी बिनाइन फाइंडिंग तक, तो वहां तक अपन क्या करते हैं, सिर्फ मेजोरिटी देखे तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम ही करवाता है। However, these categories are nothing to worry about and require no further treatment। क्योंकि जो BI-RADS सेकेंड तक की जो कैटेगरी है वहां तक अपने को कोई चिंतादायक बात नहीं होती है और कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। बट BI-RADS कैटेगरी 3 से यदि अबोव देखने को मिलता है तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी करवाने की जरूरत होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन और असेसमेंट करने के लिए यानी प्रिवेंशन करने के लिए जो दूसरा प्रोसीजर है वो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो क्लाइंट है वो खुद कर सकता है, यानी वो खुद करता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को, और जो मेमोग्राफी है वो डॉक्टर से करवानी पड़ती है। तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ये क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन के लिए अपने के अंदर हेल्प करता है। तो इसको अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम इज स्क्रीनिंग टेक्निक, ये भी एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेक्निक है, बिकॉज जो मेमोग्राफी है वो स्क्रीनिंग टेक्निक भी है और डायग्नोस्टिक टेक्निक भी है। बट जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ये एक प्रकार से ओनली फॉर स्क्रीनिंग टेक्निक है। यू कैन डू एट होम टू चेक फॉर ब्रेस्ट लम्प्स। इसको अपन होम मेड स्क्रीनिंग है, यानी होम पे ही की जाने वाली टेक्निक है ये, जिसके अंदर स्क्रीनिंग की जाती है खुद के ब्रेस्ट के अंदर कि किसी भी प्रकार का ब्रेस्ट लम्प्स या फिर कोई ट्यूमर यदि किसी प्रकार का देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम कैन हेल्प स्क्रीन फॉर, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो किस चीज को स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, एक तो ट्यूमर्स, यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में देखा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार का ट्यूमर्स तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की सिस्ट तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की अदर अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। जैसे अदर अबनॉर्मलिटीज की बात करें तो जैसे एक ब्रेस्ट का साइज छोटा हो जाना दूसरे वाले का बड़ा है, या फिर एक ब्रेस्ट का नीचे हो जाना या दूसरे वाले का ऊपर हो जाना, या किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज यानी दोनों की सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है तो वो अदर अबनॉर्मलिटीज के अंदर काउंटेशन के अंदर आता है। तो ट्यूमर सिस्ट और अदर अबनॉर्मलिटीज को इसके अंदर डिटेक्ट किया जाता है। A breast self exam is considered to be less effective than other techniques। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो अदर टेक्निक्स की कंपैरिजन के अंदर लेस इफेक्टिव है। जैसे अदर टेक्निक्स कौन सी, जैसे मेमोग्राफी, तो मेमोग्राफी की कंपैरिजन के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लेस इफेक्टिव है, बट ये घर पे ही सेल्फ के द्वारा किया जा सकता है, बट ये इजी है, सच एज रेगुलर मेमोग्राम। यानी रेगुलर मेमोग्राम्स की कंपैरिजन में बात करें तो लेस इफेक्टिव है, जो अपन बात कर चुके हैं। However, breast self exams help you familiarize yourself with shape, size and जो texture of your breast। जो अपने को क्या हेल्प करता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने को ये हेल्प करता है कि यदि अपने ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की शेप, साइज और टेक्सचर के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है, यानी टेक्सचर यानी उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो अपन फेमिलाइज कर सकते हैं, फैमिली के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी स्क्रीनिंग से पहले, यानी मेमोग्राफी करवाने से पहले अपने को अर्लियर स्टेज के अंदर इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। डन ईच मंथ, इसको प्रत्येक मंथ करने की जरूरत होती है। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड्स, जब भी, वैसे मंथ के अंदर एक फिक्स टाइम पे किया जाता है इसको, यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो हर मंथ के अंदर एक फिक्स टाइम पे करना है आपको, जो हर बार आप करते हो उसी टाइम पे, उसका टाइम कुछ भी हो सकता है। बट यदि मोस्टली अपन देखें तो जो एमसी आती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसके 7 से 10 दिन बाद, यानी जस्ट सून आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड कब होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग हुई उसके बाद 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, उसके बाद 1 या 2 दिन यानी 2 से 5 दिन मान सकते हैं, यानी 7 से 10 दिन आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट की बात करें तो उसके बाद यदि अपने को हर मंथ के अंदर एक फिक्स टाइम पे डेली यानी उसी मंथ के ऊपर उसको
अपने को करना होता है, यानी ईच मंथ किया जाता है। एनी टाइम यू फील एनी अबनॉर्मलिटी इन योर ब्रेस्ट टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि जो अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी अपने को डिटेक्ट होती है तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने की जरूरत है। अब अपन बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक के बारे में, यानी ब्रेस्ट सेल्फ का जो एग्जामिनेशन करते हैं उसकी एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर 5 स्टेप होती है। तो उन स्टेप को अपन स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है इसका हेल्थ केयर वर्कर को तो पता होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी से बिलोंग नहीं करता है उसको इसके बारे में, फीमेल्स है तो उसको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक फीमेल्स को मंथली करने के लिए जरूरी होता है, वैसे रिकमेंडेड है। तो इसके अंदर यदि स्टेप फर्स्ट की अपन बात करें, क्योंकि इसकी जो 5 स्टेप है उनमें से सबसे पहले बात करेंगे स्टेप फर्स्ट के बारे में, यानी जो फर्स्ट स्टेप है इसमें किस तरह से करते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो 5 स्टेप है इन पांचों स्टेप्स की आपको स्लाइड्स के अंदर इमेज दिखाई देगी। तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन को इस इमेज में देखते हुए पढ़ते जाना है या समझते जाना है, जिससे आपको मोर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। तो स्टेप फर्स्ट को जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर जो फीमेल्स है इस फीमेल्स को ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको स्टेप फर्स्ट समझ में आएगी। बिगिन बाय लुकिंग एट योर ब्रेस्ट इन द मिरर। यदि स्टेप फर्स्ट की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होती है, यानी एक मिरर के सामने एक फीमेल्स खड़ी हो जाती है और वहां अपने आप को देखती है, उसके अंदर लुक करती है अपने ब्रेस्ट को, यानी अपने ब्रेस्ट के सभी स्ट्रक्चर्स को देखेगी वो विथ योर शोल्डर्स स्ट्रेट, यानी अपने जो शोल्डर्स है उनको स्ट्रेट रखेगी एंड योर आर्म्स ऑन योर हिप्स, और जो आर्म्स है उनको हिप्स के ऊपर, जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, यानी शोल्डर्स स्ट्रेट है और जो आर्म्स है वो कहाँ है, हिप्स के ऊपर है। तो इस तरह से इस तरह की पोजीशंस के अंदर अपने मिरर के अंदर क्या करेगी, अपने ब्रेस्ट को देखेगी। तो यहां से इस स्टेप फर्स्ट को स्टार्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं हेयर्स व्हाट यू शुड लुक फॉर। इसके अंदर अपने को क्या देखना है, तो इसके अंदर दो तरह से अपने ब्रेस्ट को कंपैरिजन करना होता है। एक तो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट की किसी भी प्रकार की साइज, शेप या टेक्सचर के अंदर या कलर्स के अंदर, यानी टेक्सचर तो नहीं देख सकते इसमें, बट साइज, शेप और कलर को इमेजिन करना है, देखना है इसके अंदर, इमेज के अंदर खुद की, कि एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट का कंपैरिजन करके, और साथ ही साथ जो अभी अपने ब्रेस्ट का जो साइज, शेप और कलर है इसका कंपैरिजन जो प्रीवियस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी उससे पहले जो ब्रेस्ट था उसके जो साइज, शेप और कलर के अंदर कंपैरिजन करके देखना होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिला है क्या। हेयर्स व्हाट यू शुड लुक, इसके अंदर अपने को क्या देखने को होता है, क्या देखना चाहिए, ब्रेस्ट देट आर देयर यूजुअल साइज, शेप और कलर, कि इसके अंदर जो यूजुअल जिस साइज, शेप और कलर्स का ब्रेस्ट है या फिर था वैसा ही अब है क्या, उसके अंदर कुछ चेंजेस है क्या। ब्रेस्ट देट आर इवेंटली शेप्ड विदाउट विजिबल डिस्टोरेशन और स्विलिंग। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेस्ट के अंदर विदाउट विजिबल कोई भी प्रकार का डिस्टोरेशन और स्विलिंग भी देखने को मिल सकती है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। इफ यू सी एनी ऑफ फॉलोइंग चेंजेस ब्रिंग देम टू योर डॉक्टर्स अटेंशन। यदि अपने को ब्रेस्ट के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी कि अपने को डॉक्टर के पास अटेंशन होने की जरूरत है या फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो उन तरह के साइंस की अपन बात करें तो वो क्या होंगे, जैसे डिम्पलिंग। तो डिम्पलिंग क्या होती है, जैसे डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर हो किसी ब्रेस्ट पे। डिम्पल क्या होता है, जैसे एक कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जब हंसता है तो हंसते टाइम जैसे गाल पे जो खड्डा पड़ जाता है, गड्ढा पड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिम्पल। तो यदि कोई डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर या डिम्पल दिखाई देता है, यानी इस टर्म्स को थोड़ा देखिएगा, डिम्पलिंग, पुकरिंग और बल्जिंग ऑफ स्किन। तो डिम्पलिंग लाइक कोई स्ट्रक्चर होती है, यानी कोई गड्ढा पड़ने जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। इसके साथ ही पुकरिंग, पुकरिंग क्या होती है, जैसे किसी ब्रेस्ट के अंदर जैसे झुर्री पड़ जाना या फिर किसी एक जगह से सिकुड़ जाना, यानी वहां पे स्किन सिकुड़ जाती है या फिर कोई झुर्री टाइप में पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, तो उस कंडीशंस के अंदर भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और बल्जिंग ऑफ स्किन, या फिर वहां पे बल्ज हो, बल्ज क्या है, उभरा हुआ भाग या फिर स्विलिंग, जैसे बाहर की ओर फुली हुई स्किन यदि कोई दिखाई देती है, बल्जिंग टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उस कंडीशंस के अंदर भी डॉक्टर को अटेंशन करने की जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ ए निपल दैट हैज चेंज्ड पोजीशन और एन इन्वर्टेड निपल। इसके साथ ही साथ किसी अपन जैसे जैसे निपल्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो उस पोजीशन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है, या फिर इन्वर्टेड निपल, या फिर जो निपल्स है उसको इन्वर्ट करते हैं,
पुश्ड इनवर्ड इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग आउट। इन्वर्टेड निपल्स कौन सा होता है? जब जो निपल्स होती है, जो उभरा हुआ भाग होता है उसका, उसको निपल्स को अपन इंस्टेड यानी इनवर्ड इंस्टेड करेंगे, यानी उसको दबाएंगे। तो दबाने के बाद स्टिकिंग आउट हो रहा है या नहीं, यानी जैसे ही उसको दबाएंगे तो जब तक उसको कंप्रेस करके रखेंगे तब तक कंप्रेस रहेगा, जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो निपल्स है वो बाहर वापस आ जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वो भी एक तरह की नॉर्मल सिचुएशंस होती है, बट इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है। यानी जो इन्वर्टेड निपल्स कौन सा होता है? निपल्स उभरा हुआ भाग होता है, उसी को इन्वर्टेड निपल्स बोलते हैं, और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। बट जब इन्वर्टेड निपल्स की जो सिचुएशन और पोजीशन है उसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है तो डॉक्टर को अटेंशन होने की जरूरत होती है। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यानी या फिर इसके अंदर कोई रेडनेस, सोरनेस, रेस और स्वेलिंग भी देखने को मिलती है तो भी अपने को डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत होती है, या फिर डॉक्टर यदि रिपोर्ट को देख रहा है तो उसको अटेंशन होने की जरूरत है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो इसकी स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड के बारे में बात करें तो स्टेप सेकंड करते कैसे करते हैं? नाउ रेस योर आर्म्स एंड लुक फॉर द सेम चेंजेस। और जैसे अपने प्रीवियस जो स्टेप थी, स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या देखा था? जो अपने शोल्डर्स होते हैं उनको स्ट्रेट रखना होता है, और इसके साथ ही साथ जो अपने आर्म्स है उनको हिप, जो अपने हिप्स होते हैं वो हिप्स के ऊपर रखने होते हैं, और उस कंडीशंस के अंदर वो सारे असेसमेंट करने होते हैं। बट स्टेप सेकंड में क्या होता है? सारे स्टेप्स वही फॉलो करने होते हैं, वैसे के वैसे चेंजेस देखने को अपने को जरूरी होता है। बट इसके साथ ही साथ जो अपने आर्म्स होते हैं, जो अपने हैंड्स होते हैं उनको ऊपर उठा देते हैं, यानी रेस योर आर्म्स, अपने हाथों को ऊपर करना है, और वो सेम चेंजेस जो उसके अंदर डिटेक्ट करने की कोशिश की थी वो ही इसके अंदर अपने को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे मिरर के सामने ही। फिर बात करते हैं स्टेप 3 की, यानी स्टेप 3 के अंदर अपने को क्या देखना है? While you are at the mirror, आप जब मिरर के सामने है, look for any sign of fluid coming out of one or both nipples। स्टेप 3 के अंदर क्या देखना है? कि जब मिरर के सामने खड़े हैं तो उस कंडीशन में जो निपल्स है, निपल से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज, कोई फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है या निकल रहा है, वो दोनों निपल से किसी भी प्रकार का चेंजेस, जैसे दिस कुड बी ए वाटरी, यानी कोई वाटरी टाइप का फ्लूइड हो, या फिर मिल्की टाइप का फ्लूइड हो, या फिर येलो फ्लूइड हो, या फिर कोई ब्लड हो, यानी इनमें से किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड उसमें से सीक्रेट हो रहा है या बाहर निकल रहा है, तो इस चीज को भी अपने को देखना होता है। फिर बात करते हैं स्टेप 4 की, यानी फोर्थ स्टेप के अंदर इसमें से थोड़ा जो फोर्थ स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। नेक्स्ट, फील योर ब्रेस्ट व्हाइल लाइंग डाउन। इस स्टेप को अपन यानी एक तरह से लेट के कर सकते हैं, यूजिंग ओवर राइट हैंड टू फील योर लेफ्ट ब्रेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं? राइट हैंड के यूज से तो लेफ्ट ब्रेस्ट को अपन फील करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को, और जो राइट हैंड है उससे लेफ्ट ब्रेस्ट को, इनको अपने को फील करना होता है। दोनों ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ के वहां पे फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं? यूज ए फ्रेम। उसके साथ में अपन क्या करते हैं? फ्रेम स्मूथ टच करते हैं वहां पे, फ्रेम और स्मूथ टच करते हैं वहां पे, किससे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर से। जो फिंगर्स के जो पेड होते हैं, यानी अपने हाथ की जो फिंगर पेड्स होती है उनमें से किसमें? यानी इसके अंदर यानी जो सबसे स्मॉल फिंगर होती है इसको छोड़ दिया जाता है, और थंब को छोड़ दिया जाता है। इनके अलावा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर होती है, इन फिंगर से पेड बनाते हैं, यानी तीनों फिंगर्स को एक साथ रख के इन जो फिंगर पेड होती है इनसे स्मूथ टच करते हैं वहां पे, कीपिंग द फिंगर्स फ्लैट एंड टुगेदर। जो फिंगर्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर है उनको एक तो अपन कीपिंग यानी रखते हैं, कैसे? फ्लैट रखते हैं, और साथ ही साथ उनको तीनों फिंगर्स को साथ रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फिंगर ऊपर जा रही है एक फिंगर नीचे, तीनों फिंगर्स को एक साथ कनेक्टिविटी में रखना होता है, यानी एक तरह से तभी फिंगर पेड्स बनती है। और फिंगर पेड से अपने को स्मूथ टच करना होता है एक दूसरे हैंड से, यानी लेफ्ट वाले हैंड से राइट ब्रिस्ट को, राइट वाले हैंड से लेफ्ट ब्रिस्ट को। इसके साथ ही यूज ए सर्कुलर मोशन। फिर साथ ही साथ जो फिंगर पेड्स है इससे क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन यूज करते हैं, यानी गोल गोल घेरे के अंदर इसको घुमाएंगे अबाउट द साइज ऑफ क्वार्टर, यानी क्वार्टर साइज के अंदर, यानी चौथाई हिस्से में। क्वार्टर साइज कौन सा होता है? चौथाई हिस्सा। ब्रिस्ट के चौथाई हिस्से का सर्कुलर मोशन बनाएंगे, यानी घुमाएंगे तो पूरे ब्रिस्ट पे ही, बट सर्कुलर जो मोशन होगा, जो एरिया होगा, एक बार में वो डिसाइड करेंगे पर क्वार्टर एरियाज को। तो जो क्वार्टर साइज का एक तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर, यानी रेगुलरली उसको अपन घुमाकर इस तरह से चेक करते रहेंगे, किसी प्रकार का नोडल्स
ट्यूमर या फिर किसी भी प्रकार का मास या कैल्सिफिकेशन अपने को वहां पे डिटेक्ट हो रहा है क्या, या कोई प्रकार का चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या। कवर द इंटायर ब्रिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एक तरह से ब्रिस्ट होता है, प्रत्येक ब्रिस्ट को कवर करना है पूरे को अपने को, कैसे, टॉप टू बॉटम, यानी जो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ब्रिस्ट के अबोव वाली साइड से लेके टॉप लेवल से लेके बॉटम तक, यानी एक तरह से जो क्लेविकल से लेके एब्डोमेन वाली साइड तक, और साइड टू साइड, यानी फ्रॉम योर कॉलर बोन टू टॉप ऑफ योर एब्डोमेन, और जो साइड टू साइड भी इसको अपने को डिटेक्ट करना होता है। एंड फ्रॉम योर रन टू योर क्लेवरेज, यानी जो एक्सिला वाली साइड है इसके अंदर, इससे लेके जो स्टर्नम होती है स्टर्नम तक, इस तरीके से इसको, यानी साइड टू साइड और टॉप टू बॉटम दोनों तरीके से इसको पूरे ब्रिस्ट को कवर करना होता है। किसके लिए, सर्कुलर मोशन के अंदर अटेंशन करने के लिए, यानी उसको डिटेक्ट करने के लिए। फॉलो ए पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं टू बी श्योर दैट यू कवर द वुल ब्रिस्ट, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे ब्रिस्ट को अपने को कवर करना होता है। यू कैन बिगन एट द निपल, इसको अपन सर्कुलर मोशन को निपल से स्टार्ट करते और मूविंग इन लार्जर एंड लार्जर सर्किल, यानी इस तरह से जो सर्किल बनाते हैं, तो जो निपल्स होती है उस निपल्स के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर, यानी गोल गोल घेरे के अंदर जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ फिंगर से जो पेड बनाया था, इस पेड से निपल्स के अराउंड चारों तरफ गोल गोल घेरे के अंदर इसको घुमाएंगे। बट जो निपल्स वाला एरिया है वहां पे एक स्मॉल सर्किल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जैसे ब्रिस्ट का जो साइज बढ़ता जाता है, यानी टॉप ऑफ निपल्स जो इन्वर्टेड एरिया होता है वहां से उसके साइड तक ये जैसे जैसे घुमाते घुमाते बाहर जाएंगे, तो जैसे जैसे अपना जो सर्किल है वो बढ़ता जाएगा। तो उसी तरीके से मूविंग इन लार्जर एंड लार्जर सर्किल, और धीरे धीरे बड़े से बड़े सर्किल बनाते जाएंगे अंटिल यू रीच द आउटर एजेस ऑफ ब्रिस्ट, और तब तक सर्किल बनाते रहेंगे और उसको डिटेक्ट करते रहेंगे, तब तक अपने ब्रिस्ट का जो आउटर एजेस, यानी जो ब्रिस्ट के जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं वहां तक अपन ना पहुंच जाए तब तक, यानी निपल वाले एरिया से स्टार्ट करके साइड वाले एजेस तक ऐसे ऐसे राउंड के अंदर अपने को सर्किल के अंदर घुमाते हुए चलना होता है। हालांकि ये भी सामने अभी बोर्ड होता और यहाँ में प्रोजेक्टर भी बता रहा होता तो उसको थोड़ा अच्छे से क्लियरिफाई कर सकता था, बट यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा पेन से नहीं बता रहा हूँ मैं। अब जो नेक्स्ट क्लासेज होगी 5 मई से, तो 5 मई से जो क्लासेज होगी उन क्लासेज के अंदर प्रोजेक्टर से बोर्ड के ऊपर आपको मैं डिफाइन करवाऊंगा सभी चीजों को। तो जो नेक्स्ट की क्लासेज होगी, नेक्स्ट क्लासेज उनको तो वहां पे अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो पाएगी। फिर बात करते हैं, यू कैन आल्सो मूव योर फिंगर्स अप एंड डाउन वर्टिकली इन रोज, यानी रो यानी एक तरह से लाइन के अंदर वर्टिकल लाइन के अंदर, यानी अप से डाउन उनको अपन फिंगर्स को मूव करते रहेंगे। इस तरीके से एक तरह से क्या करेंगे, एक तो अपन सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाया था उनको गोल गोल, एक इसके साथ में फिंगर्स को यानी अप से डाउन और साइड से इधर वाली साइड के अंदर फिंगर्स को, यानी एक तरह से क्रॉस और ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर उसको अपन फिंगर्स को अप एंड डाउन और साइड टू साइड करेंगे, यानी वर्टिकली और रो यानी लाइन के रूप में सभी जगह उसको डिटेक्ट करेंगे। दिस अप एंड डाउन अप्रोच सीम्स टू वर्क बेस्ट फॉर मोस्ट वुमेन, इसको वैसे मोस्टली अप एंड डाउन वाला प्रोसीजर होता है उसको अच्छे से फीमेल से वो कर लेती है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसी के अंदर जो स्टेप फोर्थ है इसको, तो जो स्टेप फोर्थ है उसको एक तरह से पहले तो मैंने बताया था कि जो स्टेप फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उनको अपन मिरर के सामने खड़े होकर करते, साथ ही साथ जो स्टेप फोर्थ है उसको अपन लाइन डाउन यानी लेट के करते हैं। तो अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर वैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जिसको लेट के किया जाता है, और लेट के जैसे इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये स्टेप 3 कर रही है। वैसे स्टेप 3 के अंदर देखो सर्कुलर मोशन कैसे बनाती है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो 3 फिंगर यूज कर रही है, इसके अंदर 3 फिंगर्स के पेड़ बनाए हुए हैं, फिंगर सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन फिंगर्स को यूज करके सर्कुलर मोशन के अंदर इसको डिटेक्ट कर रही है। फिर बात करते हैं थ्योरेटिकली पोर्शन जो अपना और बचा हुआ है स्टेप फोर्थ का, फील ऑल द टिश्यू फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ योर ब्रेस्ट, इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको फील किया जाता है फ्रंट टू बैक ऑफ योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के सामने से पीछे वाली साइड तक, यानी सामने से स्टार्ट करके पीछे वाली साइड तक जाते हैं ऐसे बार बार, यानी निपल से स्टार्ट करके, तो इस तरीके से उनके अंदर टिश्यूज को फील किया जाता है। फॉर द स्किन एंड टिश्यू जस्ट बेनीथ यूज लाइट प्रेशर, जहां पे भी अपने को थोड़ा हार्ड दिखाई देती है स्किन वगैरह टिश्यूज वगैरह, वहां पे अपन थोड़ा सा लाइटली प्रेशर वहां पे यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ यूज मीडियम प्रेशर फॉर टिश्यू इन मिडल ऑफ योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के मिडल जो मिडल वाला एरिया है ब्रेस्ट का
उस मिडिल वाले एरिया के अंदर तो अपन मीडियम प्रेशर उसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी मीडियम प्रेशर डालते हैं उसके अंदर। जी जब अपन उसको एग्जामाइन कर रहे होते तो उस कंडीशंस के अंदर जो मीडियम जो या फिर मिडल वाला एरिया है ब्रिस्ट का, जो मिडल वाला एरिया है उस एरिया पे अपन मीडियम प्रेशर डालेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रीम प्रेशर डालेंगे कहाँ, जहां पे डीप टिश्यू होंगे बैक साइड के अंदर, ब्रिस्ट के बैक के अंदर जो डीप टिश्यू होते हैं वहां पे अपन फ्रीम प्रेशर डालेंगे। और इसके साथ ही साथ व्हेन यू वी रीच द डीप टिश्यू, इसके बाद में अपन जहां डीप टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, रीच हो जाते हैं यानी पूछ जाते हैं, यू शुड बी एबल टू फील डाउन टू योर रिब केज। यानी अपने को कैसे पता चलता है कि अपन डीप टिश्यू में पूछ के, जब अपने को रिब केज वहां पे डाउन वाले एरिया के अंदर फील होने लग जाए। यानी इस तीनों लाइन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जहां पे जो मिडल वाला एरिया है ब्रिस्ट का, उस वाले एरिया में तो मीडियम प्रेशर यूज करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो डीप टिश्यूज है बेक वाले एरिया में, ब्रिस्ट के बेक वाले एरिया में, वहां पे फ्रीम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इन प्रेशर को कैटेगराइज करेंगे। इसके साथ ही साथ जब अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन डीप टिश्यू के अंदर पूछ गए हो, तो उसके लिए एक साइन है कि वहां पे रिब केज, जो अपनी पसलियां होती है, रिब केज होती है, वो रिब केज साइड वाले एरिया के अंदर यानी डीप टिश्यूज में अपने को फील होने लग जाएंगे। तो अपने को पता लगा लेना है कि यहाँ पे फ्रीम प्रेशर डालने की जरूरत है। तो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन समझ सकते हैं कि ये स्टेप 4 है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है स्टेप 5। इसके अंदर देखेंगे स्टेप 5 को। तो जिसके अंदर इस तरह से स्टेप 5 है, फाइनली फील योर ब्रिस्ट व्हाइल यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग। जो स्टेप 5 है वो सिटिंग पोजीशन में भी अपन कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्टेप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ही होती है और मिरर के सामने ही होती है। और जो स्टेप 4 है वो लाइंग डाउन यानी लेट कर की जाती है। और स्टेप 5 है वो सिटिंग पोजीशन में भी की जाती है और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी की जा सकती है। मेनी वुमेन find that the easiest way to feel their breast in when their skin is wet and slippery। मोस्टली कई वुमेन्स क्या होती है इस स्टेप को अच्छे से तब कर पाती है जब उसकी स्किन है वो या तो वेट हो या फिर स्लिपरी हो, यानी थोड़ी बहुत स्लिपरी यानी स्लिप हो रहा है वहां पे हाथ, यानी चिकनी, यानी वहां पे स्मूथनेस हो, स्लिपरी हो यानी वहां पे स्लिप हो रहा है हाथ, तो उस कंडीशंस में थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाती है फीमेल्स। या फिर वहां पे जो वेट हो स्किन, तो सो दे लाइक डू दिस स्टेप इन शोवर। इसीलिए इस स्टेप को ज्यादातर अपन शोवर के नीचे यानी जब नहा रहा होता है इंसान, यानी जब उसको वो नहा रही होती है, जो शोवर लगा होता है तो शोवर के नीचे या फिर नॉर्मली वैसे नहा रही होती है तो उस टाइम इस स्टेप को अप्लाई किया जाता है। कवर ओवर इंटायर ब्रिस्ट, इसके अंदर भी पूरे ब्रिस्ट को कवर किया जाता है यूजिंग द सेम हैंड मूवमेंट डिस्क्राइब्ड इन स्टेप 4। जो स्टेप 4 के अंदर जितने भी अपन ने सर्कुलर के अंदर, अप से डाउन के अंदर और जो भी अपन ने को स्टेप की थी वो सारे स्टेप्स को इस स्टेप 5 के अंदर भी किया जाता है। बट उस कंडीशंस के अंदर तो लेट के की गई थी और इस कंडीशंस में स्टेप 5 के अंदर खड़े होकर की जा रही है। तो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो भी न्यू ऑनलाइन क्लासेज होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि अब आज से आगे से पर डे क्लास होगी जिसका एक फिक्स टाइम शेड्यूल बना दिया जाएगा। उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको जो भी क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज हमारा जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। इसके साथ ही साथ यदि आपकी कोई क्यूरी है हमारे चैनल से संबंधित तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413722120, इन नंबर पे भी मैसेज से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, तो इस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, वहां पे भी हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे आपके लिए नई नई वीडियोस आते रहेंगे। बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।